नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम बात करेंगे एक खास मुद्दे पर, संबित पात्रा का प्रायश्चित। क्योंकि संबित पात्रा ने ओडिशा में भगवान जगन्नाथ को लेकर जो बातें कही हैं, अगर किसी विपक्षी खेमे के किसी नेता ने कही होती तो बीजेपी अब तक कहर ढा रही होती और बीजेपी नेताओं के चौतरफा हमले हो रहे होते, हर तरफ से कोहराम मच गया होता। संबित पात्रा तो बड़े आराम से सफाई भी दे रहे हैं और सहज भाव से माफी भी मांग रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या संबित पात्रा के बयान से उनके चुनावी प्रदर्शन पर कोई असर पड़ सकता है, और सवाल यह भी है कि क्या संबित पात्रा की बयानबाजी का खामियाजा क्या बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, या सिर्फ संबित पात्रा पर ही इसका असर होगा, या उनकी जो पूरी सीट है उस तक ही सीमित रहेगा। तमाम प्रकार के सवाल जो है अब संबित पात्रा पर उठ रहे हैं। बता दें कि ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा की भगवान जगन्नाथ और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो टिप्पणी की गई है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में संबित पात्रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप सुना जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हैं। भगवान जगन्नाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना वाले अपने बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा लगातार माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा का दावा है कि ऐसा जवाब वो उनकी जबान फिसलने के चलते इस प्रकार की घटना हुई। अब सवाल यह है कि क्या संबित पात्रा की बातों का असर पूरी तक ही सीमित रहेगा, या फिर पूरे ओडिशा में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तमाम प्रकार के सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर उठ रहे हैं और इस खास मुद्दे पर तमाम जानकारी देंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, वो इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे। मैं आपका सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सिंह जुड़े हैं, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा राणा प्रताप सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ में जुड़े, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा परवेज इस्लाम जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ में जुड़े, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और थोड़ी ही देर में संतोष राजपूत जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले मैं राणा प्रताप सिंह जी आपसे ये पूरे मुद्दे पर अपनी पहली टिप्पणी चाहूँगा कि जिस प्रकार से संबित पात्रा का बयान सामने आया, प्रधानमंत्री मोदी का भक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ को बता दिया। जब उनकी चौतरफा आलोचना हुई, वो ट्रोल हुए, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, कहीं ना कहीं प्रायश्चित किया। अब कहते वो नज़र आ रहे हैं कि मैं 3 दिन का उपवास रखूंगा। क्या ये जबान फिसली है या उन्होंने आवेश में आकर ऐसी टिप्पणी की है, क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, आपको बहुत बहुत बधाई देश न्यूज को। जो विषय आया है, माननीय संबित पात्रा जी ने जो बात कही है, ये अब इसको अनावश्यक इस बात को रेस करना, तुल देना। मान लीजिए उन्होंने बात कह दी, ये बात के लिए उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। अगर अभी बात कही जाए और उसे तुरंत कर ली जाए कि लगता है कि मुझे कहने में कोई गलती, तो उसको उस पर इतना वाद विवाद करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। पात्रा जी को लग गया, ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी हम लोग आम लेकिन अगर यही बयान किसी विपक्षी नेता ने दिया होता, बिल्कुल, अगर यही बयान किसी विपक्षी नेता ने दिया होता तो पूरी बीजेपी उन्हें धर्म विरोधी और सनातन विरोधी घोषित कर चुकी होती। नहीं मनीष जी, किस काल में कौन से शब्द कहे जा रहे हैं और कहने का मोटिव क्या है? अब जो संबित पात्रा जी जो बात कहा, वो बात कल्पना से परे है, उस बात का कोई औचित्य नहीं है। उनसे जबान से कहने में बात स्लिप कर गई। अब स्लिप कर गई तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई हमसे बात लगता है कि गलती से निकल गई। नवीन पटनायक ने सबसे पहले, ओडिशा के जो नवीन पटनायक है, उन्होंने सबसे पहले आपत्ति दर्ज की। उन्होंने इस बात की आलोचना उनकी की कि क्या प्राइम मिनिस्टर को ईश्वर से ऊपर रखा जा सकता है। इस बात की उन्होंने जब जिक्र किया तो उन्होंने माफी मांगी। अरे नवीन पटनायक जी भी इस बात को जान रहे हैं। नवीन पटनायक जी ने अगर इस बात को कहा है, उनके टिप्पणी पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नवीन पटनायक जी को ये पता है कि भगवान से ऊपर कोई नहीं है। संबित पात्रा जी ने गलती से उस शब्द को कह दिया। कोई कह दिया कि सूर्य नारायण कल पश्चिम से उदय होंगे, तो ये शब्द तो नहीं माना जाएगा ना। हाँ, गलती से मैंने कह दिया कि पश्चिम से उदय होंगे। अब संबित पात्रा जी ने कह दिया, उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, माफी मांग लिया। उसके बाद भी अब कोई मुद्दा तो इनके पास है नहीं। ये बीजेपी को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे इनके नेताओं ने, तमाम लोगों ने बीजेपी को क्या क्या कहा, किन परिस्थितियों में कहा। बिल्कुल ठीक है, किन परिस्थितियों में कहा, लेकिन ठीक है,
कांग्रेस से हमारे साथ में परवेज इस्लाम जी जुड़े हैं। परवेज जी से टिप्पणी ले लेते हैं। आपने कहा कि टंग ऑफ स्लिप है, ये उनकी जबान फिसल गई, माफी मांगी उन्होंने, 3 दिन को उपवास रखा, प्रायश्चित पर बैठ गए हैं। परवेज इस्लाम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से संबित पात्रा का जो बयान सामने आया, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जगन्नाथ भगवान के लिए जो कहा है कि वो जगन्नाथ भगवान प्राइम मिनिस्टर के भक्त हैं, इस बयान के बाद में जब उनकी आलोचना हुई तो चौतरफा वो घिरे और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र किया कि मैं माफ़ी मांगता हूं और मैं अब इसके लिए प्रायश्चित करूंगा। अब जिस प्रकार से बीजेपी का बयान सामने आ रहा है कि उनका जो टंग है वो स्लिप हो गई है, इस प्रकार की बातें, अब क्या कहेंगे आप? चलिए, लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, तो हम बात करेंगे। ठीक है, सुजीत सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं उनका पक्ष जानने के लिए उनकी तरफ रुख करूंगा। सुजीत जी, जिस प्रकार से ये पूरा मुद्दा समझ में आ रहा है कि एक तरफ से बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी के जो प्रत्याशी संबित पात्रा पूरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बयान के बाद में क्या उनके सियासी करियर पर या उनकी सीट पर कोई असर पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो वो कितना पड़ेगा? और क्या उनके इस बयान से पूरी उड़ीसा में इस प्रकार के कोई माहौल बनेगा? सुजीत जी, सुजीत जी, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सुजीत जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? आपने शायद एयरफोन का यूज़ नहीं किया है सर, तो इस चक्कर में आपकी जो आवाज़ है हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं यामीन कादरी जी से सवाल ले लेता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं सर आप ही के पास में आ रहा था, आप ही से सवाल ले रहा था। जिस प्रकार से आप, पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं, आपसे ये टिप्पणी चाहूँगा कि जिस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी के जो लोकसभा प्रत्याशी है पूरी लोकसभा सीट से, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को लेकर और भगवान जगन्नाथ को लेकर की जो बयानबाजी की, उसके बाद उन्होंने इस पर माफ़ी मांग ली। बीजेपी ये कह रही है कि ये उनकी टंग ऑफ स्लिप है, यानी जुबान फिसलने के कारण ऐसा हुआ है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है। मैंने उनसे जब ये सवाल किया कि अगर यही बयान अगर कोई विपक्षी नेता दिया हो रहा होता तो आप उनको सनातन विरोधी घोषित कर चुके होते, क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि जो आपने प्रश्न में उत्तर डाल दिया, मैं संबित पात्रा जी के लिए बस इतना ही मैंने प्रश्न में उत्तर नहीं डाला है, मैं उनसे टिप्पणी चाह रहा था कि अगर ऐसा विपक्षी नेताओं के द्वारा होता तो आपका स्टैंड क्या होता? क्या ये स्टैंड होता आपका कि आप उनको सनातन विरोधी घोषित करते, क्योंकि ऐसा हो सकता था? अगर हमारा विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का कोई भी छोटे से छोटा नेता भगवान जगन्नाथपुरी के बारे में छोटी सी भी गलती कर जाता तो आज सारे टीवी चैनल चीख रहे होते और इंडिया पूछता है भारत से गूंज रहे होते। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी कोई जबान नहीं स्लिप हुई है, ये उनकी आदत में शुमार है, वो करते रहते हैं। भगवान को ये लोग ये समझते हैं कि बीजेपी के भगवान हैं और किसी हिंदुत्व के या किसी राजनीतिक दल भगवान नहीं है। भगवान अगर वही होगा जो बीजेपी का होगा, भगवान तो श्री आपके राम कहने का मतलब यह है, यमिन जी, आपके कहने का मतलब है कि ये सोची समझी साजिश या रणनीति के तहत ये बयान दिया गया है और जानबूझकर वो भगवान का मुद्दा इसलिए उठाना चाह रहा है ताकि वो लोकसभा चुनाव में उसका फायदा ले सके? क्या आपका कहने का मतलब ये है? इट मीन दैट? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। इसी प्रकार का बयान दिलाया गया, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री से मुसलमानों से कहलवा दिया गया काशी और मथुरा बाकी है, और मोदी जी ने सुबह कह दिया कि हम जो है ईद पर मुसलमानों के यहाँ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं करता। ये चुनावों में हर चरण में पिछड़ते जा रहे हैं। नौजवान, महिलाएं, बेरोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, इस पर जब चुनाव आ गया है तो इसी तरह से इंडिया गठबंधन इनकी बातों में उलझ जाए। मंगलसूत्र पर, गौकशी पर, पाकिस्तान पर, मुसलमान पर, हिंदू पर, इंडिया गठबंधन अपने विकास की बात कर रहा है, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कर रहा है, और इंडिया गठबंधन इंडिया के अंदर अमन और चैन की बात कर रहा है। जब चैन होगा तो इंडिया प्रगति करेगा, हमारा भारत महान बनेगा। राणा प्रताप जी, मैं आपके पास में लौट कर आना चाहूँगा, आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जिस प्रकार से यामीन कादरी जी ने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये जो संबित पात्रा द्वारा बयान दिया गया है ये सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इस मुद्दे को उछाल करके बीजेपी धर्म के नाम पर वोट बटोरना चाहती है। क्या कहेंगे आप? जैसे कादरी जी का जो बयान है, कादरी जी
शायद ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम धार्मिक स्थल को ठीक करेंगे। हमारे एजेंडे में रहा है। बिल्कुल। राम हमारे भी हैं, आपके भी हैं, राम भाजपा के भी हैं, राम दूसरे दल के भी हैं। हम कहाँ उस सीमा से बात के रखे हैं। हम अपनी बात करते हैं। हमने सौगंध लिया था, मैं मैनिफेस्टो में कहा था, हमने सौगंध लिया था। ये भी सौगंध ले, कौन मना कर रहा है? ये तो दर्शन करने के लिए राम के नहीं जा रहे थे, तो हमने बैरिकेड तो लगाया नहीं था इनके लिए। ये भी अयोध्या गए होते, ये भी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए होते, ये भी जाकर के काल भैरव में, महाकाल में दर्शन करे, कौन मना किया है? राम हमारे हैं, हमारे हिस्से के नहीं है। राम हमारे भी हैं और 140 करोड़ भारतीयों के हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने कह दिया कि नहीं केवल राम हमारे हैं। इन्होंने मान लिया कि राम केवल भाजपा के हैं। ये इनका मानना है, हमारा मानना नहीं है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम को लेकर के बीजेपी कब्जा जमाती है, एक जगह तो ये बयान भी सामने आया कि कॉपीराइट है भगवान का। मनीष जी, कोई कब्जा नहीं जमाया। हमने भव्य राम का मंदिर बनाया, मैं मैनिफेस्टो में दिया। 370 मैंने मैनिफेस्टो में दिया, राम मंदिर मैनिफेस्टो में दिया, मैंने CAA मैनिफेस्टो में दिया। आप कहेंगे कि कैसे दे दिया? 370 हटा दिया। कांग्रेस कहती है कि आएंगे तो 370 को फिर लागू कर देंगे, आए तो राम मंदिर को गिरा दे। इनके कांग्रेस ने मतलब ये जो कहेंगे माना जाएगा। कांग्रेस ने कौन सी रैली में ऐसा कहा है सर? हम कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, आप अपने मैनिफेस्टो की बात करिए ना। हमारी अभी संबित पात्रा के बयान की चर्चा हो रही है। मैनिफेस्टो बना, मैनिफेस्टो की लड़ाई हम करेंगे। बिल्कुल, अभी संबित पात्रा की बात हो रही है। मनीष जी, संबित पात्रा जी ने अपने बयान पर माफी मांग लिया। संबित पात्रा वापस आ गए। हर बात का इशू बनाना, हर बात को बड़ा बनाना, इनके पास कौन सा एजेंडा है? किस एजेंडे पर एनडीए बात करेगी? 15 दलों को जोड़ करके एनडीए बनाया है। देखिएगा 4 जून के बाद घड़े की तरह, मट्टी के बर्तन की तरफ बिखर जाएंगे। इनका कोई न मैनिफेस्टो है, ना एजेंडा है, न इनके पास कोई समीकरण है, न इनका कोई तालमेल है। मेल समझौता करके ये खोज रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे खोजे जाएं। इनको देश में मुद्दा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आपके कहने का मतलब है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं। ठीक है, सुजीत सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं। आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से संबित पात्रा ने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद में क्या उनके सियासी करियर पर या उनकी लोकसभा सीट पर कोई असर पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? क्योंकि जिस पूरी सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार का आंकड़ा अगर हम देखें तो वो महज 12,000 के लगभग वोटों से हारे हैं। लेकिन उस सीट का अगर हम सियासी इतिहास देखें तो लंबे समय से कभी कांग्रेस तो कभी वहां पर बीजेडी, इनका ही कब्जा रहा है। बीजेपी वहां पर खाता खोल पाएगी इस बयान के बाद? हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी सुधीर जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। सुजीत जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हेलो सर, आपको, मुझे लगता है आपसे संपर्क इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि आपका जो नेटवर्क इशू है। मुझे फोन से कनेक्ट करा दें। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ फोन से आप कनेक्ट हो तो। आप बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। बोलिए सर, आवाज आ रही है। चलिए सर, मैं कोशिश करवाता हूं कि आप फोन से कनेक्ट हो। ठीक है, यामीन कादरी जी, आपके पास में कोई एजेंडा है? आपके पास में कोई रणनीति है? क्या आपके पास में कोई और मुद्दा है जो इस लोकसभा चुनाव में उछाला जाए? क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने ये कहा कि विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है, बेवजह पर इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता भी पाकिस्तान को लेकर, पीओके को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं। देखिएगा, हमारे पास जमीनी मुद्दे हैं। हम अब इनकी जो गेंद उछाल रहे थे उनके जवाब नहीं देंगे। राजस्थान में मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, मुसलमानों को ज्यादा बच्चे, आपकी भैंस दे देंगे, आपकी संपत्ति दे देंगे। सैम पित्रोदा ने ये बयान दिया था कि उन्होंने ये उदाहरण दिया था अमेरिका के, वहां पर जो विरासत टैक्स लगते हैं किस प्रकार से लगते हैं। तो ये मुद्दा बीजेपी ने उछाला जरूर था, लेकिन सबसे पहले सैम पित्रोदा ने इस पर टिप्पणी की थी। देखिएगा, सैम पित्रोदा जी ने टिप्पणी की, ये उनका व्यक्तिगत था। ऐसे तो गवर्नर साहब ने, आरबीआई गवर्नर साहब ने मोदी जी पर टिप्पणी कर दी और इस्तीफा देके चले गए। मैं अपना समय खराब नहीं करूंगा डिबेट के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं
हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ रहा है कि घर की गृह लक्ष्मी को हम 1 लाख रुपए साल देंगे, हर नौजवान को 1 लाख रुपए साल देंगे, हम स्वास्थ्य सेवाओं पे बात करेंगे, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, हम महंगाई पर बात करेंगे और देश की एकता और अखंडता पर बात करेंगे। हम चुनाव में जो जुमलेबाजी है उस पर बात नहीं करेंगे कि 15 लाख देंगे कि 3 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, ऐसी हम कोई बात नहीं लेना चाहते हैं। चुनाव जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में बेरोजगार महिलाएं और देश का दबा पिछड़ा वर्ग इसको जो है वोट कर रहा है इंडिया गठबंधन को। हम चुनाव में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं। मुद्दे ये उछाले, हम जमीनी मुद्दा उछाल कर चलेंगे। जनता के साथ है, जनता हमें वोट कर रही है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए इन्हीं को मुद्दे उछालने दीजिए। पाकिस्तान इनका बहुत प्रेमी है, हम तो उसको दुश्मन मुल्क मानते हैं। हमने तो उसके 2 टुकड़े करके जवाब दिया था, बांग्लादेश उसकी झोली में डाल दिया कि ले। नहीं, ये बयान आपके नेता की तरफ से आया था, कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से आया था कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए क्योंकि उसके पास में परमाणु हथियार है और कहीं ना कहीं वो परमाणु हथियार हम पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं डर पैदा कांग्रेस के नेता के अंदर था। एक नेता ने ये भी कहा था कि पाकिस्तानी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम चूड़ियाँ नहीं पहनी तो पहना देंगे, इस प्रकार की बयानबाजी हुई, लेकिन मुद्दे आपकी तरफ से उठा ले गए थे। मैं ये कहना चाहता हूं, ये वो पुराने चुनावी मुद्दों को ना लाया जाए, उन चुनावी मुद्दों को कहलवाया गया। और आज जिन्होंने मुद्दे ये उठाए थे, जिन्होंने ये बयान दिए थे कांग्रेस के चुनाव को बिगाड़ने के लिए, आज उनको देख लीजिए कि कांग्रेस में उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, ठीक है। इसलिए कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पर काम कर रही है, इंडिया गठबंधन के साथ काम कर रही है। हमारा कोई मैनिफेस्टो अलग नहीं है, सब मिलकर काम करेंगे देश के लिए। ठीक है। राणा प्रताप जी, जिस प्रकार से यामीन कादरी जी कह रहे हैं कि हम अपने बयान पर या हमारे मैनिफेस्टो पर, विकास के मुद्दे पर हम कायम हैं, हम बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी बेवजह के ये मुद्दे उछाल रही है और वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी? क्योंकि एक तरीके से हम ये देखें कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो फिर बाकी बहुमत के लिए सीटें बचती कहाँ हैं? देखिए मनीष जी, कादरी जी दिन में सपने देख रहे हैं, 4 तारीख तक सपने देखते रहें, इनके सपने देखने पर मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। देश की जनता ने मन बनाया है, आप सर्वे रिपोर्ट भी देखें, आप बीजेपी के काम को भी देखें, समाज के अंतिम व्यक्ति तक मेरा काम पहुंचा है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था में भारत खड़ा है। आज देखिए कि भारत के साथ ही आजादी मिली थी, पाकिस्तान की क्या दुर्गति होगी, और 14 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितना आगे बढ़ रहा है। आप इस बात को इस देश में रह करके देख रहे हैं। ये एजेंडे की बात करते हैं, इनके पास एक भी विजन नहीं है। आप इनके नेताओं के बयान देखिए, इनके स्टेटमेंट देखिए, लगातार भ्रष्टाचार में इनके इंडिया गठबंधन के लोग जेल जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में है, इनके नेता भ्रष्टाचार में है, ईडी की जांच है, सीबीआई की जांच है, एकदम तिलमिलाया विपक्ष है। करोड़ों रुपए कैश इनके यहाँ बरामद होते हैं। ठीक है, एक और सवाल जानना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक है सर, एक और सवाल आपसे यही है संबित पात्रा को लेकर। संबित पात्रा लगातार दूसरी बार पूरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। पिछली बार जब उनको हार का सामना करना पड़ा तो वोटों का जो अंतर था लगभग 10 से 12 हज़ार के बीच में था। दूसरी बार फिर वो उसी लोकसभा सीट पर उतरे हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार संबित पात्रा अपनी सीट निकाल पाएंगे? क्योंकि लंबे समय से हम यहाँ देखें, पात्रा जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। संबित पात्रा जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। हाँ, संबित पात्रा हमारे प्रवक्ता हैं, साफ सुथरी छवि के नेता हैं। संबित पात्रा ने जनता की सेवा किया है। संबित पात्रा को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक नहीं सकता। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ से देखिए, जो 1992 में सीट की जब स्थापना हुई थी, शुरुआत से लेकर ही लंबे समय से कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा रखा, 6 बार कांग्रेस के पार्टी के यहाँ पर सांसद रहे। उसके बाद में साल 1998 से लेकर लगातार बीजेडी यहाँ पर इस सीट पर काबिज है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टी का ही वर्चस्व, दोनों पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी के पास में कितनी बड़ी चुनौती है? सर, बीजेपी अपने काम के बल पर, माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के बल पर हम संबित पात्रा जी वहां से चुनाव जीतेंगे। ये रायबरेली की सीट को नहीं बचा पाएंगे। संबित पात्रा जी को क्या हरा लेंगे? पूरे देश में बीजेपी का प्रचंड बहुमत। लेकिन पिछली बार तो हारे थे ना सर, पिछली बार तो हारे थे ना।
सर पिछली बार के समीकरण इस बार के समीकरण में बहुत अंतर है। ठीक है, पिछली बार चुनाव हम हारे थे, हाँ जनता ने मुझे बिल्कुल ठीक जनादेश है। नहीं दिया। क्या इस बयान का पूरी हाँ, लोकसभा सीट पर कोई असर पड़ेगा और क्या पूरे ओडिशा में इस बयान का कोई असर नहीं पड़ेगा? है। आम जनता जानती है कि संबित पात्रा जी ने जो बयान दिया है उनके मन में कोई खोट नहीं है, कोई मैल नहीं है, किसी प्रयोजन के तहत बयान नहीं दिया है, गलतफहमी में शब्द। ये वहाँ का आम मतदाता भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। ये गठबंधन के लोग हैं, ये बैठ कर टेलीविजन स्क्रीन पर इस बात को देखते हैं कि कौन सी बात पकड़ी जाए, कौन से मुद्दे पकड़े जाए। इनके पास तो कोई न मुद्दा है, न सवाल है, न जवाब है। ये 150 सीट पा जाए इस देश में, किसी तरह विपक्ष की भूमिका में भी ये नहीं है। ये भी स्थिति इनकी नहीं है कि विपक्ष की भूमिका में रहे। ठीक है, पात्रा जी चुनाव जीतेंगे, ये डंके की चोट में कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। यामीन कादरी जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से राणा प्रताप जी ने पूरा दावा किया है कि वो पूरी तरीके से जीतेंगे, बहुमत के साथ में जीतेंगे, कोई उनके बयान का असर कहीं भी नहीं पड़ता दिखाई दिया, ना उड़ीसा में और ना उनकी सीट पर, क्या कहेंगे आप? ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने अभी कहा था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में तो अभी परसों के अखबार में था MREC प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ का घोटाला इनके वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी लाल जी ने भजन लाल सरकार राजस्थान पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भ्रष्टाचारी तो इनके यहाँ भरे हुए हैं, अजीत पवार भरा है, देशमुख भरा है, नारायण राणे भरा हुआ है इनके यहाँ पर, ये येदुरप्पा भरा है, बंगारू लक्ष्मण भरे हुए हैं। तो ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम सहन करेंगे। रहा सवाल ये कि हम 50 सीट नहीं जीतेंगे, अरे हम एक सीट पे भी आपका वो हाल कर देंगे कि संसद में आपका जवाब नहीं बनेगा। आपने 54 सीटों पर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की, आप जवाब देते नहीं बने। हम इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। वो 2019 का चुनाव जो पुलवामा में आपने प्रचार करा और सेना को आकर ये कहना पड़ा कि सेना के नाम पर वोट ना मांगा जाए। आज 2024 का चुनाव बिल्कुल भिन्न है। हम रायबरेली भी जीतेंगे और हम जो है पूरी सीट भी जीत के दिखाएंगे, अमेठी भी जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है। आपकी अगर हवा खराब नहीं होती तो आपके नड्डा जी कल जो है बीच मतदान के बीच में एक आवश्यक बैठक नहीं बुलाते, जिसमें आपके महासचिवों को जो है लाइन हाजिर जैसा शब्द नहीं देते। इस ठीक है, कि आपने हार 5वें चरण में स्वीकार कर ली है। ठीक है, ठीक है। राणा प्रताप जी, जिस प्रकार से ये दावा किया जा रहा है, इस पर आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। मनीष जी, इनके दावे का ही मतलब एकदम गुब्बारे में हवा भरने जैसा इनके दावे हैं। जैसे गुब्बारे में हवा भरा जाता है। पाकिस्तान में इनका एजेंडा तय हो जाता है, अमेरिका से इनका एजेंडा तय होता है। हाँ, ये क्या बताएंगे एजेंडे के बारे में? नहीं, ये तो सर आपका पाकिस्तान मित्र बिरयानी खाने जाते हो, आप बिन बुलाए जाते हो। हमने पाकिस्तान की नकेल में नाक में नकेल डालने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल में उसको मुंह की चटाई। अरे आपका मित्र है, उसके बिना आप खाना हजम नहीं होगा आपका, उसका नाम दिए बिना हजम नहीं होगा। हम तो दुश्मन मुल्क कहते हैं उसको, दुश्मन मुल्क है वो। आप लीजिए उसका नाम, हम तो दुश्मन मुल्क कहेंगे। आप उसी के दम पर तो चुनाव लड़ रहे हो, उसी के दम पर चुनाव लड़ रहे हो, उसी के दम पर चुनाव लड़ रहे हो। आप कहते हो मैं पटाखे फूटेंगे, मैं रोशनी होगी, मैं जश्न मनेगा। अरे आपकी पोल 2024 में जनता जवाब दे रही है अपने मत का प्रयोग करके। आप अपनी जमानतें बचाइए, अब आपके प्रत्याशी जमानतें बचाएं। आप जो है भ्रष्टाचारी हैं। ठीक है राणा जी, कादरी जी, राणा प्रताप जी, कादरी जी, आप माफ कीजिएगा, कादरी जी, यामीन कादरी जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। राणा जी, हमने 20 मिनट से ऊपर आपके विचार सुने, इस मुद्दे पर टिप्पणी सुनी। सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में दोबारा जुड़ गए हैं, मैं उनसे उनकी टिप्पणी ले लेता हूँ। सुजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। सुजीत जी, मुझे याद आता है जब मैं बहुत छोटा था। हाँ। तो एक सुरजीत सिंह बरनाला हुआ करते थे, पंजाब के मुख्यमंत्री, और अमृतसर साहिब में कोई उनसे गुस्ताखी हो गई थी। तो उस पर एक आया था कि बरनाला पश्चाताप करेंगे, सिखों के जूते साफ करेंगे। हाँ। अगर वो गलती वो जानबूझ करके अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि ये मुझसे त्रुटि हो गई है, तो और उस पर वो स्टैंड नहीं कर रहा है,
तो वो भगवान के गुस्ताखी में कहीं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं मानी जानी चाहिए। नहीं, तो आपके कहने का मतलब क्या है कि संबित पात्रा को भी वही अपनाना चाहिए, वो उनको भी जूते साफ करने चाहिए? नहीं, संबित पात्रा जूते साफ, संबित पात्रा तो पश्चाताप कर ही रहे हैं, तभी तो उन्होंने व्रत रखा है। हाँ। वो उनके धर्म में जूते साफ करने की व्यवस्था है। हमारे धर्म में, हिंदुत्व धर्म में जो है, सनातन धर्म में मौन व्रत रख करके या व्रत रख करके वो पश्चाताप कर रहे हैं। मैंने सिख धर्म की वो उदाहरण दिया कि वहां भी वो क्षमता, अगर कोई त्रुटि कहीं से हो गई और आवेश में वो बोल गए, बोलना कुछ चाहते थे, निकल कुछ उनके मुंह से गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इशू है जिसको इतना बड़ा इशू बनाया जाए। उन्होंने वो बोलना उनको कुछ था, वो कुछ गए थे, वो उनको कहना कुछ था कि वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, बोल गए कि भगवान ही उनके भक्त हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनसे कहीं त्रुटि हो गई है और उन्होंने उसको क्षमा याचना कर ली है और वो उस चीज पर स्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो बात वही खत्म हो जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुद्दा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की जुबान, जैसा कि उन्होंने सैम पित्रोदा ने पिछले दिनों बयान दिया, उन्होंने काले गोरे का जो भेद बताया कि दक्षिण के लोग ऐसे दिखते हैं, पूरब के लोग ऐसे दिखते हैं, और इसको लेकर के फिर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रंग भेद के आधार पर भेदभाव कर रही है, लोगों का अपमान बता दिया। उसके बाद में पाकिस्तान को लेकर जो बयानबाजी की, टिप्पणी की, उसको लेकर भी बोला कि कांग्रेस पार्टी का ये पाकिस्तान प्रेम है। तो कांग्रेस पार्टी क्यों मुद्दा ना बनाए इसको? नहीं, मेरा कहना यह है कि वो उस बयान पर स्टैंड कर रहे हैं ना, कि उन्होंने कहा है, वो तो उस बयान पर स्टैंड भी नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे साहब मुझसे त्रुटि हो गई, तो ये बात खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता, नहीं, अगर कोई विपक्ष का नेता इस तरीके की टिप्पणी करता तो आपका स्टैंड क्या रहता? क्या आप ये कहते कि वो हिंदू विरोधी हैं या सनातन विरोधी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कहता मैं यही कहता अगर उन्होंने क्षमा याचना कर ली और उनके मुंह से इस तरह के शब्द निकल गए, तो वो बात वही खत्म हो जानी चाहिए, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चूंकि अब हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर विचार रखने के लिए। तो बता दें कि बीजेपी नेता संबित पात्रा की जुबान फिसलने के बाद में विवाद खड़ा हो गया। नवीन की गुगली में संबित पात्रा बैकफुट पर नजर आए। विपक्ष ने करारा हमला बोला संबित पात्रा पर, और अब संबित पात्रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी जो जुबान थी वो स्लिप हो गई, इसलिए इस प्रकार के बयान निकल गए। लेकिन मैं पश्चाताप करता हूं, मैं प्रायश्चित करता हूं, 3 दिन तक उपवास रखूंगा और जो कहीं ना कहीं कहा है मैं उसके लिए माफी मांगूंगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।